नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहने को महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है। 288 में से 237 सीटें 237 एनडीए के पास है, यानी बीजेपी लेड एनडीए के पास बहुमत ही बहुमत है। लेकिन हकीकत यह है कि इस देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में अगर आप सरकार देखें तो हर तरफ रायता फैला हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो सरकार है वो फडणवीस साहब चला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन सरकार के अंदर एक सरकार ये सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। अब जानकार कहते हैं कि साहब एक मीटिंग आईएएस ऑफिसर्स के साथ, अधिकारियों के साथ वो फडणवीस साहब करते हैं और कुछ दिन के बाद उन्हीं अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग वो मिस्टर शिंदे करते हैं। एक तरफ कुंभ मेला जो नासिक में होने जा रहा है 2027 में, कुंभ मेले का जो प्रिपरेशन है उसकी मीटिंग फडणवीस साहब बुलाते हैं चीफ मिनिस्टर, और फिर उन्हीं अधिकारियों की उसी कुंभ मेले की मीटिंग रिव्यू करते हैं शिंदे साहब। डबल काम हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। और अगर आप फडणवीस साहब को देखें तो इन्होंने कहीं ना कहीं, ये भी कम नहीं है, इन्होंने शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे पहले जो योजनाएं थी, बड़ी बड़ी योजनाएं थी, कई योजनाएं वाइंड अप कर दी, बंद कर दी फडणवीस साहब, फाइल ही बंद कर दी उसकी। और सिर्फ फाइल ही बंद नहीं करी, शिंदे साहब के जो विधायक हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं शिंदे साहब के, उनकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कम कर दी, बहुतों की सिक्योरिटी वापस ले ली। शिंदे साहब नाराज़ हैं, इसलिए शिंदे साहब ने एक अलग वॉर रूम बना रखा, एक अलग ऑपरेशंस का रूम बना रखा डिप्टी सीएम ने। कायदे से राज्य में एक ही वॉर रूम होता है, लेकिन महाराष्ट्र में दो दो वॉर रूम है। यही नहीं, एक राज्य में सीएम रिलीफ फंड होता है, एक ही रिलीफ फंड होता है जहाँ से आप कह सकते हैं लोगों को राहत जाती, मेडिकल राहत जाती है, अनुदान जाते हैं, किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को तो पैसा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में इन्होंने भी एक अपना रिलीफ फंड खोल रखा है, एक अपना मेडिकल एड खोल रखा है, यूनिट खोल रखा है। तो इनका भी वॉर रूम है, इनका भी वॉर रूम है, इनका भी मेडिकल एक एड सेल है, इनका भी मेडिकल एड सेट है। आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इट्स फ्री फॉर ऑल, जिसका जो मन आए वो कर रहा है। अब एक सच ये भी है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया मोदी जी ने या आरएसएस ने, तब से वो नाराज़ हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और उसके बाद से ही ये गड़बड़ शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे ये जो जंग है फडणवीस वर्सेस शिंदे की, ये बढ़ती चली गई, और इसकी इंतहा ये है कि अब पूरे प्रदेश में फडणवीस और शिंदे की जो जंग है, जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है, इसके हर गली में चर्चे, हर गाँव में चर्चे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लगा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है प्रचंड बहुमत की सरकार में। तो दिल्ली से साहब एक फ़ोन गया, और फ़ोन में कहा गया फडणवीस साहब से और शिंदे साहब से कि आप दोनों मिलकर बैठक करिए, कम से कम मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अपनी यूनिटी दिखाइए, ये दिखाइए कि आप दोनों के रिश्ते ठीक हैं, कोई झगड़ा नहीं, समझौता कर लीजिए मीडिया के सामने। अब दोनों लोग, भाई मोदी जी का फ़ोन था तो क्या करते, दोनों लोग सामने आ गए, कह भी दिया मिस्टर शिंदे ने कि भाई सब कुछ कूल है। हकीकत ये है कूल कुछ नहीं है, जो जंग है वो ना सिर्फ जारी है बल्कि और तेज होती जा रही है। और सच्चाई दोस्तों ये भी है कि शिंदे साहब के कई डायलॉग उनके, कादिर खान जैसे डायलॉग, वो पूरे महाराष्ट्र में वायरल हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं। या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका, तुम्ही हलक्यात घेतलं तुमचा टांगा पलटी करून टाकला। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि इतने बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य है, 48 लोकसभा की सीटें हो, सरकार जहां बनती बिगड़ती हो दिल्ली की, उस महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कह रहा है कि हल्के में मत लेना मुझे, अगर हल्के में लिया तो टांगा पलट दूंगा, यानी खेल खराब कर दूंगा, बता दूंगा कि मैं कौन हूं। इस तरह की बातें शिंदे कर रहे हैं, और वो भी कैमरे पर। और किसके लिए बातें की जा रही हैं जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। यहां पर सवाल ये, मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी हिम्मत शिंदे के पास कहां से आ रही है कि वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है और फडणवीस को कदम कदम पर झुका रहा है, और वो भी एक ऐसी पार्टी जिसके पास 132 विधायक हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, मेजॉरिटी की। इतनी हिम्मत शिंदे साहब के पास कहां से आ रही है, उनके पीछे किसका हाथ है कि वो इतनी हिमाकत कर रहे हैं। अब दोस्तों एकनाथ
शिंदे के पीछे ताकत किसकी, किसका हाथ उनकी पीठ पर है, और दिल्ली में वो कौन शख्स है जो लगातार शिंदे को बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कौन है वो शख्स? अब ऐसा तो कोई मेरे पास दस्तावेज नहीं है जो मैं बताऊं कि दिल्ली में साहब मिस्टर ए हैं जो शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोई ऐसी तस्वीर है। लेकिन एक बात जिम्मेदारी के साथ आपसे कह सकता हूं कि शिंदे जब जब दिल्ली जाते हैं तो ये जो शख्स है इनसे ज़रूर मिलते हैं, अमित शाह से, इनके घर जाते हैं, क्लोज डोर मीटिंग करते हैं, चाय पीते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब शिवसेना तोड़ी गई थी और शिवसेना तोड़कर शिंदे को लीडर बनाया गया था और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई गई थी, तब शिंदे डिप्टी सीएम पर ही तैयार थे। मतलब वो शिंदे जो जेल जा रहे थे, जिनको ईडी जेल भेज सकती थी, वो शिंदे डिप्टी सीएम पर ही तैयार थे। लेकिन अमित शाह, जानकारों का कहना कि अमित शाह ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बन रहे थे उनको साइडलाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा लाजमी है जो आप पूछेंगे, और सवाल ये है कि साहब ऐसा क्या है कि अपनी पार्टी बीजेपी के ही लीडर देवेंद्र फडणवीस को मिस्टर अमित शाह साइडलाइन कर देते हैं, उन्हीं को किनारे कर रहे हैं? ऐसा क्यों? उनको फेवर क्यों नहीं कर रहे? फेवर मिस्टर शिंदे को क्यों कर रहे हैं? अब दोस्तों, अगर आप मुंबई में, बॉम्बे में किसी बीजेपी के एमएलए से या दिल्ली में किसी बीजेपी के एमपी से पूछेंगे कि भाई फडणवीस और शिंदे, इन दोनों में कौन सबसे करीब है मिस्टर अमित शाह के, तो एक ही जवाब आपको मिलेगा, तय मानिए कि मिस्टर शिंदे ही सबसे ज़्यादा करीब है। दरअसल फैक्ट ये है कि शाह साहब की जो लॉबी है उसको ऐसा लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में देवेंद्र फडणवीस उनके चैलेंजर हैं। यानी मोदी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, उसमें वन ऑफ द प्रोबेबल्स, एक उम्मीदवार उस लिस्ट में फडणवीस हैं। और सच्चाई ये है कि इस वक्त, आज की तारीख में, अगर मोदी रिटायर होते हैं 75 साल की उम्र में, आने वाले सितंबर के महीने में अगर वो रिटायर होते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी, तो आज की तारीख में 3 कंटेंडर्स हैं बीजेपी के अंदर। नंबर 1 पर जाहिर तौर पर अमित शाह हैं, गुजरात लॉबी। नंबर 2 पर योगी आदित्यनाथ हैं, एक आप कह सकते हैं हैवी वेट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। और नंबर 3 पर देवेंद्र फडणवीस हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, और जो ब्राह्मण लॉबी है, मोहन भागवत जिसको हेड करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं फडणवीस को आगे करने के लिए हमेशा आरएसएस की कोशिश होती रहती है। और महाराष्ट्र में जो वो दोबारा मुख्यमंत्री बने इस बार, वैसे तो तीसरी बार, अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उसके पीछे आरएसएस का ही हाथ है। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि मोदी जी से भी रिश्ते देवेंद्र फडणवीस के ठीक ठाक हैं, अच्छे रिश्ते अंदर ही अंदर। एक और तथ्य रखना चाह रहा था कि अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत और महाराष्ट्र की सियासत देखेंगे, इस देश के 2 बड़े स्टेट्स की अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे, उसके डायनेमिक्स देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी एक बहुत हैवीवेट फिगर हैं, जैसे फडणवीस हैं, लेकिन इनके जो डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो ब्रिजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, वो दोनों अमित शाह के करीब हैं, खासकर केशव प्रसाद मौर्य। और इसी तरह मुंबई में जहां फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, वो सीधे तौर पर अमित शाह के टच में। यानी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 बड़े राज्यों में जो डिप्टी सीएम्स हैं, जो सीएम पे चेक रखते हैं, वो उन दोनों का कनेक्शन, उन दोनों की तार अमित शाह से जुड़ी है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस गणित को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या वजह है कि चीफ मिनिस्टर की जगह डिप्टी सीएम को ही बैक करते हैं अमित शाह। और वो जो 2 चीफ मिनिस्टर हैं, योगी और देवेंद्र फडणवीस, वो प्रधानमंत्री की दौड़ में अमित शाह की कतार में, अमित शाह के साथ लाइन में ही खड़े हैं। अब दोस्तों, अगर हम अमित शाह की लॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस पूरी राजनीति को, तो उनकी लॉबी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया जाए, मोदी सरकार में उनको मंत्री बना दिया जाए, जैसे भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में मंत्री बना दिया गया। एक अच्छा सा मंत्रालय फडणवीस को दे दिया जाए और फडणवीस की जगह पर अमित शाह अपने चेले शिष्य एकनाथ शिंदे को उस कुर्सी पर बैठा दें, जो मुझे लगता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत है शिंदे की। और शिंदे कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह चाहते हैं कि शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, यानी वो अपनी पार्टी जो है वो पहले मर्ज करें
और फिर मुख्यमंत्री बने। अब इसके पीछे ऐसा लोग कह रहे हैं जो शाह साहब के करीबी हैं कि अमित शाह जल्दबाजी में नहीं है, वो बीएमसी के जो चुनाव हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव मुंबई में होने जा रहे हैं कॉरपोरेशन के, उसका वो इंतज़ार करना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में परफॉर्मेंस क्या देते हैं। अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी उद्धव ठाकरे ने तो हो सकता है अमित शाह इस मामले को टाल दें, लेकिन अगर खराब परफॉर्मेंस दी और शिंदे ने परफॉर्मेंस अच्छी दी बीएमसी में, तो फिर शिंदे के लिए रास्ते खुल रहे हैं। और तब शिंदे से यह भी कहा जा सकता है कि आप कमज़ोर उद्धव ठाकरे के जो बाकी सांसद हैं, उनके दिल्ली में 9 सांसद हैं, उनको भी तोड़िए। तो हो सकता है कि 9 में से 6-7 सांसद तोड़ दें और तब 7 सांसद जो हैं वो शिंदे साहब के हैं, 6-7 जो हैं सांसद और ले आएंगे। ये संख्या जो है 14-15 सांसदों की हो सकती है। और ये जो 14-15 सांसद हैं, अगर ये 240 की गिनती में जुड़ते हैं तो मोदी जी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मोदी जी आज भी अल्पमत में हैं, 240 पर हैं। 240 में अगर शिंदे साहब 15 सांसद जोड़ देते हैं तो मोदी जी की जो संख्या है लोकसभा में 255 प्लस हो सकती है। ये वो प्लान है अमित शाह की लॉबी का, जिसको वो लॉबी एग्जीक्यूट करना चाहती है। और शायद अगर ये प्लान बनता है, एग्जीक्यूट होता है, तो फिर फडणवीस को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उनको दिल्ली आना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूँगा। मैंने प्लान तो आपको दिया, स्पेकुलेटिव प्लान है, और इसमें एक बड़ी शर्त है। शर्त यह है कि ये प्लान अमित शाह का अंतिम प्लान नहीं है। अंतिम फैसला जो होगा, जो लास्ट वर्ड होगा, उसमें जो मोहर लगेगी वो मिस्टर मोदी की लगेगी, जिनकी थोड़ी सिंपैथीज फडणवीस के साथ है। तो मोदी को ही तय करना होगा अगर ये प्लान आगे बढ़ता है कि साहब शिंदे मुख्यमंत्री बने और फडणवीस को दिल्ली बुलाया जाए। लास्ट डिसीजन मोदी का है। अब यहाँ पर एक सवाल जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या फडणवीस की कुर्सी खतरे में है? रोज़ कमज़ोर हो रही है। कभी एक पाया हिला देते हैं मिस्टर शिंदे, कभी दूसरा पाया हिला देते हैं, कभी वो दिल्ली से एनर्जी ले आके फिर से झकझोर देते हैं। क्या मुंबई में अभी भी एक अस्थिरता है प्रचंड बहुमत के बावजूद? और ये जो कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की गई इन दोनों में, वो कंप्रोमाइज़ सिर्फ कैमरे पर ही था, पर्दे के पीछे खेल कुछ और है। जंग अभी जारी है। 3 खास पत्रकारों को आज मैंने बुलाया, तीनों ही महाराष्ट्र के सुपर एक्सपर्ट हैं। सुधीर सूर्यवंशी होंगे, कई खबरें ब्रेक कर चुके हैं, वो मुंबई से जुड़ रहे हैं। नागपुर से हमारे साथ प्रकाश पोरे, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ रहे हैं। और दिल्ली से आज कई दिनों के बाद आपके साथ जुड़ेंगे टाइगर अशोक वानखेड़े। सुधीर जी, ये तो बात सही है। मैं देख रहा था कि अगर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अपना सीएम रिलीफ फंड बनाते हैं तो पहली बार हम देश में देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने भी अपना एक रिलीफ फंड, मेडिकल एड बना दिया। अगर कुंभ जो नासिक में आपके यहाँ अर्ध कुंभ होता है, उसकी मीटिंग ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और अगर वो शिंदे को बुलाते हैं कि आप इस मीटिंग में शामिल होइए, तो शिंदे मीटिंग में नहीं जाते बल्कि अपनी एक अलग मीटिंग बुला लेते हैं। लोग कह रहे हैं समानांतर सरकार चला रहे हैं। ज्यादातर जो फैसले हैं वो शिंदे साहब बिना फडणवीस के पूछे ले लेते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए। मेरा सवाल यह है, क्या आपको सुधीर भाई लगता है कि अपने दम पर शिंदे ऐसा कर रहे हैं या पीछे दिल्ली में किसी का हाथ है? और वो हाथ मुझे लग रहा है अमित शाह का लग रहा है वो हाथ। देखो दीपक जी, जिस तरीके से आपने जो बातों का जिक्र किया, जैसे सीएम रिलीफ मेडिकल जो फंड है, जो सेल है, बाद में कुंभ की सेपरेट मीटिंग लेना, खुद के मिनिस्टर के लिए एक वार रूम कोऑर्डिनेट रूम बनाना, वार रूम बना दिया अपना बना दिया। और जो सीएम मीटिंग ले रहे, वो मीटिंग को जा नहीं रहे, खुद अपने दूसरी अलग मीटिंग ले रहे। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था। मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे इतनी ज्यादा डेयरिंग करेंगे, क्योंकि वो सीएम का जो ओहदा रहता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है। उसको देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का सीएम, उनको चैलेंज देंगे। कहीं ना कहीं दिल्ली का कोई ब्लेसिंग उनको लगता है। अभी जैसे आपने जिक्र किया अमित शाह का, वो अमित शाह जी है क्या दूसरे कोई है, वो बात कहना बहुत मुश्किल और कठिन होगा, लेकिन कोई ना कोई है। तो उसके भी कोई ना कोई लगता है ये चीजें हो रही है और देवेंद्र फडणवीस जी को चुनौती दिया जा रहा है। इसकी वजह से फडणवीस को चुनौती दिया जा रहा है। शिंदे के पीछे दिल्ली में कोई है और वो हो सकता है वो अमित शाह, उस पर तो मैं बात करूंगा। मुझे लगता है पोहरे साहब के पास सारा रिपोर्ट है, लेकिन मैं जरा टाइगर के पास जाऊंगा। टाइगर, ये बताइए भाई, अगर कोई बारात है टाइगर, तो दूल्हा तो एक ही होगा ना, एक ही घोड़ी जाएगी, एक ही दूल्हा होगा। ये एक घोड़ी पे 2 दूल्हे कैसे बैठ जाएंगे? ये क्या है? व्हाट इज दिस मिस्टर शिंदे? ये क्या है?
अपनी पगड़ी, अपनी तलवार, अपनी घोड़ी। अरे बारात तो एक ही साहब शिंदे दूल्हा नहीं है साहब, शिंदे फूफा है। ओ ओ हाँ, हो। बारात में एक फूफा होता है जो मुंह फुला के हमेशा बैठता है, और वो फूफा को हमेशा लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। ये हर शादी में हम देखते हैं। अब देखिए, उसमें कई एंगल है। मैं ये मानता नहीं कि शिंदे कोई डिसीजन खुद ले रहे। सारी सरकार दिल्ली से चल रही है। ओके। देश का महाराष्ट्र का गृह मंत्री एक सब इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता यदि वो दिल्ली से मैंडेट लेके आए। अरे क्या बात कर रहे हैं दिल्ली टाइगर, से- आप एक मिनट, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री एक दरोगा का ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हैं? अरे, मैं एक थाने में एक पुलिस वाला बहुत किसी को तकलीफ दे रहा था, सब इंस्पेक्टर था। मैंने उसके सीनियर ऑफिसर से पूछा, उसने कहा कि इसमें सिर्फ एचएमई इंटरवेन कर सकते हैं। मतलब ऐसी क्या बात हुई? बोले वो दिल्ली से ट्रांसफर अपना करवा के लाया। ओ माय गॉड। सभी उसको 3 फुट दूर से बात करते हैं। ये वस्तु स्थिति है। सरकार 2.5 साल की थी तब भी दिल्ली चला रहा था, आज भी चला रहा है। रही एकनाथ शिंदे की बात, देखिए एकनाथ शिंदे को अपना कुनबा बचा के चलना है। एकनाथ शिंदे के, ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे पे कोई हमले हो रहे हैं। सवाल है उदय सावंत, एकनाथ शिंदे का राइट हैंड माना जाता है। कई बार ये भी बोला जाता है कि वो विद्रोह कर रहा है, ये कर रहा है। अब उदय सावंत के मिनिस्ट्री में डायरेक्ट मुख्यमंत्री इंटरवेन करके डिसीजन लेंगे और उसको बाद में पता पड़ता है तो वो अपने अधिकारियों को बोलता है भाई मेरे को पूछे बगैर कैसे डिसीजन ले लिया। वो एकनाथ शिंदे के पास जाके रोता है। कई मंत्रालय ऐसे हैं। एकनाथ शिंदे के जो पुराने मंत्रालय थे उनमें से किसी की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे बेसिकली, अभी एकनाथ शिंदे का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का पीरियड में देखता हूँ। राजनीतिक 7.5 चल रही है, ऐसा मुझे लगता है उनकी। 7.5 है। हाँ, एक कि वो मुख्यमंत्री ओहदे पे थे, ये वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि अभी वो उप मुख्यमंत्री है, पहली बात। दूसरी बात, वो लगातार जो गृह मंत्रालय चाह रहे थे वो नहीं मिला उनको, कई जगह उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। दूसरी बात, एक अजय अशर करके एक व्यक्ति था, अच्छा बिल्डर था, मेरे व्यक्तिगत मित्र है इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, जी। ठाणे के हैं। और ठाणे में एक कारपोरेटर थे सुधाकर चौहान, बड़े पावरफुल कारपोरेटर थे। उनके यहाँ सब ये बैठा करते थे, मिला करते थे। हमारे भी बहुत सुधा भाई से बड़े भाई जैसे संबंध थे, तो हम भी जाते थे तो ये सब मिलते थे वहां पे। एकनाथ शिंदे के उस 2.5 साल के पीरियड में अजय आशर ये बड़ा नाम हो गया। ओके। उन्हें बाकायदा सरकार में एक पोजीशन दी गई थी और चर्चा ये थी कि वो हैंडलर है एकनाथ शिंदे के। ओके। अजय आशर देवेंद्र फडणवीस की शपथ विधि के बाद गायब है। ओके। भारत में नहीं है। खबर यह है कि वो दुबई में थे, बहुत सारा हिसाब किताब उधर चला गया। मतलब आप कह रहे हैं शिंदे परेशान हैं बहुत? शिंदे बहुत परेशान है, सभी दृष्टि से परेशान है। और बीजेपी के पास 130 है। अजित पवार ने अनकंडीशनल सपोर्ट पहले ही घोषित कर दिया था देवेंद्र फडणवीस के नाम पे, जब देवेंद्र फडणवीस का नाम भी फाइनल नहीं हुआ था। तो उनके पास 171 है। यदि 171 उनके पास है तो एकनाथ शिंदे कुछ भी करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को खतरा नहीं है। ओके। ओके। लेकिन दिल्ली एकनाथ शिंदे को बनाए रखना चाहती है एक चेकमेट के लिए। अब दिल्ली ने यदि देवेंद्र फडणवीस को चेक रखने के लिए एकनाथ शिंदे को रखा और एकनाथ शिंदे को लगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं कि मैं दिल्ली मेरे से ऑपरेट करती है, इसका मतलब मैं दिल्ली से भी बड़ा हो गया हूं, ये उनकी गलतफहमी है। इसलिए वो मार भी खा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। मेरी पास ये भी चर्चा आई, दुबई में मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स है, उन्होंने मुझे यहाँ तक बता दिया कि एकनाथ शिंदे ने यहाँ पे उसको वहां तक पहुंचने का प्रयास किया तो दिल्ली ने मना किया कि आप दूर रहिए, ये इंटरनेशनल मामला हो जाएगा। ये बताइए टाइगर, बार बार आप दिल्ली कह रहे हैं भाई। हाँ, दिल्ली में तो 2 करोड़ आदमी रहता है। आदमी कौन है जो इनके पीछे खड़ा हुआ है? हमें एकनाथ शिंदे के नहीं, ऐसा है, दिल्ली में 2 करोड़ आदमी रहता है, लेकिन जब लोग कहते हैं कि अशोक वानखेड़े को टाइगर किसने बनाया तो सब लोग दीपक शर्मा का ही नाम लेते हैं। तो मैं जिस दिल्ली की बात कर रहा हूं तो दिल्ली में 2 गुजरातियों के सिवा कोई नहीं है। ओके। बाकी हम सब जिंदा लाशें हैं, जिंदगी वो जी रहे 2 गुजराती, और 2 में अब एक रिटायर्ड मोड पे है। तो वर्तमान में सिर्फ एक ही गुजराती पूरा देश, सत्ता, संगठन दोनों चला रहा है। संघ भी वो चला रहा है, यदि मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। और महाराष्ट्र भी चला रहा है। मुख्यमंत्री को लेके, अरे महाराष्ट्र तो बहुत छोटा है उसके लिए। चलिए मैं समझ गया टाइगर, आपका इशारा किस तरफ है। अमित शाह है। नहीं, अरे
अब 2 गुजराती में एक रिटायरमेंट मोड पे होता है। अब इतना कोई बोलने के बाद अब अमित शाह जी का नाम लेने में क्या है? हम गाली तो नहीं दे रहे, महिमा मंडित कर रहे हैं कि वो देश भी चला रहे, संगठन भी चला रहे, सत्ता भी चला रहे और संघ भी उसके सामने नतमस्तक है। और और क्या शिंदे चाहिए? को भी चला रहे हैं। शिंदे को वो चला रहे किसी और कारण से। और कई बार होता है ना कि आदमी को लगता है कि मुझे यूज कर रहा है तो मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। अरे आपको यूज इसलिए कर रहा है कि आपका उपयोग उतना ही है जितके लिए यूज किया जा रहा है। चलिए दूसरी टाइगर, मैं आ बात, रहा हूं। कुछ लोग एक सेकंड, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई शिंदे आने वाले समय में शिंदे बीजेपी में मर्ज होंगे। कभी नहीं होंगे। जब तक अमित शाह है वो कभी बीजेपी में मर्ज नहीं होने देंगे, क्योंकि शिंदे बीजेपी में मर्ज होते से उद्धव ठाकरे की सेना ओरिजिनल सेना हो जाएगी। ओके, वो गॉट इट। उद्धव ठाकरे को अपने रहते हुए कभी ओरिजिनल सेना का तगमा नहीं लेने देंगे। नाम सिंबल शिंदे के पास, विधायक शिंदे के पास, सांसद शिंदे के पास, गॉट इट, लोग गॉट शिंदे ने इट। लोगों का। तो असली शिवसेना किसकी है? बड़ा साहब का वारिस कौन है? एकनाथ शिंदे। ऐसे में यदि वो बड़ा साहब का वारिस यदि आपके साथ मर्ज हो गया तो फिर ओरिजिनल उद्धव ठाकरे कहेंगे तो शिवसेना तो हम ही है, हम ही हैं। देखिए ये तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड है और ये खेल है उनके लिए। एक जिस दिन उनको लगेगा कि ये बाकी महत्वपूर्ण काम है, 2 मिनट में महाराष्ट्र चुप हो जाएगा। समझ गए टाइगर जो कहना चाह रहे हैं। सुधीर सूर्यवंशी साहब ने जो कहा कि भाई अमित शाह जो है वो पीछे हैं एकनाथ शिंदे के, एकनाथ शिंदे को आगे कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को काबू में रखना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और एकनाथ शिंदे से बेहतर आदमी नहीं है जो फडणवीस को डिस्टर्ब कर सके। और जहां तक फडणवीस और अमित शाह के रिश्ते की बात है, अमित शाह का फडणवीस से रिश्ता वैसे ही है जो योगी से रिश्ता है। यानी जो मोदी जी के उत्तराधिकारी में 3-4 लोग हैं, मिस्टर अमित शाह, योगी, फडणवीस, जाहिर तौर पर ना 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 जी ना 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 योगी में और देवेंद्र फडणवीस में बहुत फर्क है। योगी वोकल है, योगी अरोगेंसी कर लेते हैं, योगी ललकार लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस सबमिट हो गए हैं। ओके, लेकिन किसी भी सांप के, अब प्लीज यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को मैं सांप नहीं कह रहा हूं, मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है। सांप के दांत भी निकाल दो तो भी आदमी गले में सांप नहीं डालता, डरता तो है ही, पता नहीं कब काट लेगा। दांत नहीं जी है, पॉइजन नहीं है उसमें, अरे फिर भी भाई जुड़ी रहो। चलिए, मीठी छुरी मान लेते हैं, मीठी छुरी है। हाँ जो भी मैं आ कहना है, रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि मैंने देवेंद्र फडणवीस को वो शब्द से नहीं किया। मेरे उनके अच्छे संबंध है, मैं उनको अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। ठीक, मैं जरा आ रहा हूँ जरा पोहरे साहब के पास। पोहरे साहब, भाई देखिए, कहानी तो आप तीनों जो मराठी पत्रकार हैं और तीनों ही महारथी हैं, तीनों ही भाई टाइगर हैं। मैं एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि शिंदे जो है लगातार डिस्टर्ब कर रहा है फडणवीस को, शिंदे के पीछे अमित शाह है। मुझे ये बताइए कि फडणवीस के पीछे कौन है? मोहन भागवत है, मोदी है, कौन है इनके पीछे? देखिए ऐसा है, मोटे तौर में इसमें जिस्ट मैं बताता हूँ। बातें एक 2-3 बात समझने की है, पिछवाड़े थोड़ा जाना पड़ेगा। ऐसा है कि 2014 से 2019 तक के तो फडणवीस रहा, उसके बाद में 19 से तो 22 तक के वो थोड़ा फंसा पलट गया, उद्धव जी बन गए। बाद में इन्होंने पूरा वाया गुवाहाटी वगैरह सारा का सारा वापसी हो गई, शिंदे को साथ में ले लिए, ये सारा किस्सा पता है लोगों को। लेकिन ऐसा है कि उसके बाद में जो हुआ, ये सबसे महत्व की बात है कि दिल्ली से ऑर्डर आई कि नहीं, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे फडणवीस जी, तो शिंदे बनेंगे। कितनी बड़ी बात है साहब, जो आदमी ने सारा खेल बना के लाया और उसके बाद में उसी को बोला कि नहीं आप नहीं बनेंगे, शिंदे बनेगा, और पैसे का खेल सारा उन्होंने करवा दिया। तो कहने का मतलब अभी क्या हो गया, अभी वापिस से बाजी पलट गई और उसके बाद में फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो बदला तो लेंगे ना साहब, फडणवीस जी बदला क्यों नहीं लेंगे? मुझे बताइए ना कि बेटा अच्छा ठीक है, तू दिल्ली से कांटेक्ट करा या क्या करा, तू बन गया है, लेकिन अभी ठीक है, अभी तो मैं आ गया। तो ये एक तो बदले का विषय है, एक विषय है। दूसरा जो है, जैसा किस्सा कुर्सी का रहता है वैसा किस्सा पैसों का भी है इसके अंदर, ये सारा चीजें करने में। हाँ, जब तक के आप मेन कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तब तक के जो, देखिए ऐसा है दीपक बाबू, वो जमाना निकल गया और वो गधे लोगों का जमाना निकल गया कि जो देश के हित के लिए, किसानों के लिए, सामान्य आदमी के भलाई के लिए काम करते थे, इसलिए सत्ता में आते थे। जयप्रकाश नारायण बोलो या और ऐसे ये सारा वो किस्सा जूना हो गया। और ये वो आज के लोगों के जमाने में वो क्या बोलते हैं उसको, बावले लोग, ऐसा समझे तो चलेगा। लेकिन अभी ये जो लोग है, स्मार्ट लोग है, स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोग है। तो ये जो स्मार्ट लोग है, ये काय के लिए बैठे कुर्सी के अंदर? तो सारा पैसा बनाने के लिए बनाना है।
तो पैसा कैसा मिलेगा? पैसा तो क्या तिजोरी में चीफ मिनिस्टर बना और तिजोरी में हाथ डाल के पैसा नहीं लिया, या अजीत पवार को बोल दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर है मेरे को इतने ऐसा तो होता नहीं है। और पैसा तो लेना है तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेना है, इसलिए प्रोजेक्ट बिल्डर निकालने है, पड़ेगा बड़े कॉन्ट्रैक्टर। बड़े। जी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकालने पड़ेंगे। हमारे अभी महाराष्ट्र के अंदर एक समृद्धि महामार्ग हो गया था 75,000 करोड़ रुपीज का। अब उसमें समझ लो मिनिमम 10%, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, 20%। तो उसके 35 टुकड़े बना दिए और हर एक से 300 करोड़ रुपए लिए, ऐसी चर्चा है। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने उससे ले लिए, एक हो गया। फिर उसके बाद में अभी बन रहा है शक्तिपीठ मार्ग, उसका विरोध है लोगों का। तो शक्तिपीठ महामार्ग बन रहा है, वो है 1 लाख करोड़ रुपए का, उसमें भी आप समझ लो इसी तरीके से। और सबसे अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ये रिवर ज्वाइंटिंग प्रोजेक्ट, उसको हमारे यहाँ नदी जोड़ प्रकल्प बोलते हैं। जितनी नदियां है महाराष्ट्र में वो सारी इंटरकनेक्ट करने का, वो करीब करीब 2-3 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब नेचुरली 2-3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, भला ही राज्य के ऊपर कर्जा है, इन्होंने जब सत्ता में बैठे तो 55,000 करोड़ का था, अभी वो 9-10 लाख करोड़ समझ का हो गया। गया। लेकिन कर्जा देश के ऊपर है साहब, राज्य के ऊपर है। बल्कि जो आने वाला कमीशन है, जो मलाई है, वो तो जेब में ही आने वाली है ना। तो मलाई समझ खाने का सारा चक्कर है। तो इसीलिए सत्ता में कौन बैठेगा? जिसको मलाई खानी है तो उसको सत्ता में बैठना है। तो इसीलिए समझ सारा ये किस्सा कुर्सी का, किस्सा पैसे का। जी पोरे साहब, मतलब जो तजुर्बा है वो कहीं ना कहीं दिखता है और बोलता है। आपने सही बात कही, एकदम जड़ पकड़ ली। आपने कहा कि ये खेल जो कुर्सी का है, दरअसल ये पैसे और मलाई का खेल है। मलाई कौन खाएगा? और जाहिर तौर पे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, बिल्डर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार हो, सलूट उसी को करेंगे। और शिंदे को लगता है कि वो जमाना या वो वक्त उनके हाथ से निकल गया है और उस वक्त को पाना चाह रहे हैं जब जहां महाराष्ट्र के सारे बिल्डर, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार सलूट करते थे मिस्टर शिंदे को। समझ गया मैं आपकी बात कि पैसे की लड़ाई है। एक चीज जरा पूछूंगा सुधीर भाई, आपने और टाइगर ने, पोहरे साहब ने इतने सबूत दे दिए कि अब मुझे पूरी तरह से विश्वास है, जो दोस्त देख रहे हैं उनको भी विश्वास है कि भाई झगड़ा तो है इन दोनों के बीच में, और जबरदस्त झगड़ा है, कोल्ड वार। भले ये दोनों इकट्ठे बैठ के कैमरे पे कहें कि झगड़ा नहीं है, लेकिन झगड़ा है। और वो तलाक की नौबत है क्या, तो बाद में बात है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मैं बस आपसे तस्दीक करना चाह रहा हूँ। मुझे कोई फोन करके कह रहा था, और बड़ा विश्वास पात्र था शिंदे का, कि शिंदे साहब एक महफिल में कह रहे थे कि मेरा टारगेट सीएम तो है, मेरा टारगेट पीएम भी है, प्राइम मिनिस्टर भी मेरा टारगेट है। मैं तो सुनकर दंग रह गया, लेकिन इतने विश्वसनीय आदमी थे कि मुझे बात उनकी कहीं ना कहीं भाई असर कर गई। क्या ये बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर के भी ख्वाब देख रहे हैं और महफिल में क्या दबी जुबान पे इस तरह की बातें हो रही हैं कि ही इज पीएम मटेरियल मिस्टर शिंदे? नहीं, मुझे नहीं लगता एकनाथ शिंदे पीएम मटेरियल है। ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देवेंद्र वो फडणवीस मान हो रहे हैं सकते अपने को। मैं देखो, कि ऐसी मानने बात है, में सपने सपने हैं क्या पीएम के? नहीं, सपने इसलिए कुछ अरे दिन अरे पहले सुधीर भाई, जब केसीआर पीएम के सपने देख सकता है, मायावती देख सकती हैं, ममता भाई बनर्जी देख इसलिए सकती है, तो शिंदे तो नहीं भाई नहीं महाराष्ट्र का किंग रहा है साहब, सबसे बड़े अमीर राज्य, जीडीपी स्टेट का। देखो अरे ना, सपने सपनों में देखना जीएसटी नहीं लगता, सपनों पे जीएसटी नहीं लगता, नहीं, तो हर एक को दीपक जी सपने देखने का अधिकार है। हाँ, मैं आ रहा नहीं, टाइगर जी। शिंदे जी सिर्फ पीएम के सपने देख रहे, उसके वजह से उनके कुछ नजदीकी लोग हैं, ये भी चर्चा चल रही है महाराष्ट्र में, उनको ईडी की नोटिस आ चुकी है कुछ लोगों को, शिंदे के नजदीक के लोग हैं। ईडी की अब ये नोटिस? सपने की वजह से आई और किसके वजह से आई मुझे ये पता नहीं। महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं एकनाथ शिंदे की, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उसकी वजह, उसका खामियाजा जो उनके इर्द गिर्द जो उनके चंगू मंगू उनको भुगतना पड़ रहा है। ईडी की नोटिस आ गई उस चक्कर में, इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। टाइगर, मुझे ये बताइए, ये एकनाथ शिंदे, और मैं बहुत फ्रैंक आंसर चाह रहा हूं, क्या वाकई गले की हड्डी है फडणवीस के लिए? नहीं, ये बताइए बाप, भले आपके फडणवीस दोस्त हो या शिंदे दोस्त, गले की हड्डी है कि नहीं? ये गले की अटकी हड्डी है, गले की हड्डी नहीं है, गले की हड्डी नहीं। मैं बिल्कुल 130 के बाद अब कोई गले की हड्डी नहीं हो सकता। और ये सिर्फ शिंदे वर्सेस बीजेपी नहीं है, शिंदे वर्सेस एनसीपी, एनसीपी वर्सेस बीजेपी, ये तीनों में आपस में झगड़े चल रहे हैं। अब धनंजय मुंडे एनसीपी का मंत्री है, उसके खिलाफ बीजेपी ने फ्रंट खोल रखा है, सुरेश धस ने। बीच में नाना पटोले जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी तो नहीं रहे, कांग्रेस ने एक अच्छा डिसीजन लिया, तो जब वो अध्यक्ष थे तब उनकी घर में किसी का डेथ हो गई थी, शायद मदर की डेथ हो गई थी,
तो देवेंद्र फडणवीस उनको मिलने गए, 45 मिनट कमरे में बात हुई। तो मैंने नाना भाऊ के एक आदमी को पूछा 45 मिनट तक क्या शोक व्यक्त करते बैठे? बोले नहीं नहीं, वो तो नाना जी को कह रहे थे कि आप बस ये शोक वोक से फ्री हो जाओ, तो एक धनंजय मुंडे के खिलाफ बड़ा फ्रंट खोलो, इसका इस्तीफा करवाना है। ठीक है। उधर अजित पवार धनंजय मुंडे को पूरा प्रोटेक्शन देके बैठे। उधर अजित पवार की एक महिला ने कहा कि एकनाथ शिंदे के लोग मुझे काम करने नहीं देते। अजित पवार ने कहा कि मैं चिंता मत करो, मैं पूरा फंड लेके तुम्हारे साथ हूं, मैं देखता हूं कौन काम करने नहीं देता। तो कई जगह पे शिंदे वर्सेस अजित पवार वर्सेस बीजेपी वर्सेस शिंदे, ये फ्री फॉर ऑल हो गया है। जिसके सामने जो आ रहा है मुक्का लगा के दे रहा है, फ्री फॉर, क्योंकि फिर इसका बेसिक कारण जो हमारे पोहरे साहब ने कहा, दादा ने कहा, मलाई, पैसा, मलाई, सब प्रेशर बनाए रखे हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे मंत्रालय के मेरे पास आनी चाहिए, किसी को जाना नहीं चाहिए। पोरे साहब भाई, आप सबसे बुजुर्ग हैं और तजुर्बे की तो मैं आपकी दाद देता हूं कि कोई सानी नहीं है आपका। मैं एक सवाल ये पूछ रहा था कि मान लीजिए, हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूं, मान लीजिए अमित शाह को मौका मिल गया साल भर बाद या किसी भी समय, फडणवीस को पीछे से उसने कोई गलती पकड़ ली, क्या एक ऐसा मौका आ सकता है कि अमित शाह अपना चेला शिंदे को वो कुर्सी दे सकता है मुख्यमंत्री? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है पोरे साहब? बात आखिरी ये है कि इनको आदमी कौन चाहिए। एक बात तो पक्की है कि अमित शाह तो पीएम बन ही नहीं सकते अंडर एनी ओ माय गॉड, ओ माय कभी गॉड, नहीं बन सकते, क्योंकि जो बैकग्राउंड है उनका, नोबडी विल एक्सेप्ट हिम। एक विषय। दूसरी बात में ऐसा है कि ये लोग नितिन गडकरी को इसलिए पीछे रख रहे या उसको नहीं चाहते हैं क्योंकि नितिन गडकरी ये हिज मास्टर वॉइस नहीं है। तो लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो हिज मास्टर वॉइस बन सकता है और शिंदे भी बन सकता है, इसीलिए दोनों को चला रहे। अमित शाह फिलहाल में दोनों को चला रहे, जैसे वो बिल्ली रहती है ना, दो चूहों को चलाती है, रहती है, तो वो तरीके से ये सारा विषय चल रहा है फिलहाल में। शुक्रिया आप सबका, तीनों हमारे पैनलिस्ट बहुत ही सीनियर, महाराष्ट्र को समझने वाले, भीतर तक समझने वाले, तमाम अंदर की जानकारियां आज तीनों ने दी। मैं सिर्फ इतना ही लास्ट में कहना चाहूंगा, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, कि अमित शाह भले ही शिंदे को आगे रख रहे हैं, लेकिन क्या अमित शाह शिंदे की जो हसरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने? क्या दोबारा मुख्यमंत्री शिंदे बन सकते हैं? ये हसरतें अमित शाह पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन टाइगर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि शिंदे फ्रस्ट्रेटेड है, और ऐसे में शिंदे जो है कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ इट्स फ्री फॉर ऑल, जिसका जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में है, जहां पर प्रचंड बहुमत बीजेपी की है। टाइगर, आपने समय निकाला। पोरे साहब, थैंक यू सो मच। आप फील्ड में थे, वहां से आप आए इस प्रोग्राम को करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर भाई, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई जैसी एक मसरूफ शहर से इस मसरूफियत के बीच में आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो हमारे दोस्त हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।